नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर अपना टॉपिक चल रहा था फैट यानी लिपिड। लिपिड में अपन लिपिड क्या होता है, लिपिड के फंक्शंस क्या होते हैं, लिपिड कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लिपिड, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड का जो है पाचन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पाचन। वसा का मुंह में तो बिल्कुल ही पाचन नहीं होता। आमाशय से पाचन क्रिया बहुत कम हो जाती है। एक दृष्टि से आमाशय अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी मंथन प्रक्रिया के कारण कणों के आधार छोटे हो जाते हैं, क्योंकि आमाशय एक भंडार गृह का कार्य करता है। अतः वसा आंतों तक शीघ्रता से नहीं पहुंच पाती। मलाई, अंडे, जर्दी जैसे उत्तम ढंग से विभाजित वसाएं गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा खंडित की जाती हैं, परंतु क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। जब वसा डुओडेनम में यानी ग्रहणी में पहुंचती है, तब आंत्र की भित्ति से कॉलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। आंत्र की भित्ति से कॉलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। इन हार्मोन को रक्त प्रवाह इसके संकुचन हेतु पित्ताशय में ले जाता है। यकृत द्वारा श्रावित एवं पित्ताशय में संग्रहित पित्त संकुचन क्रिया द्वारा भोजन नलिका में जाने को बाध्य होता है। वहां से वह छोटी आंत्र में जाता है। पित्त गैस्ट्रो आंत्र मार्ग में क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। उनके सतही क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि करने हेतु वसा की पायस बनाता है। लाइपेज की क्रिया हेतु आवश्यक क्षारीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। अंतराशय लाइपेज, जिसे स्टिप एप्सिन भी कहते हैं, एक शक्तिशाली एंजाइम होता है जो कि वसा को छोटे छोटे कणों का जलीय विश्लेषण करके वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वसा का जो होता है वो डाइजेशन होता है। फिर आता है वसा का अभिशोषण, एब्जॉर्प्शन। प्रोटीन तथा कार्बोज पदार्थ की अपेक्षा वसा में अभिशोषण की प्रक्रिया जटिल होती है, मुश्किल होती है। इसका अभिशोषण वसा के पाचन के बाद जो वसीय कण तथा वसीय अम्ल बचते हैं, वह पित्त लवण तथा पानी के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसे माइसिलस कहते हैं। यानी वसा पाचन की क्रिया होती है, वह वसीय कण प्लस वसीय अम्लों में और पित्त लवण प्लस पानी माइसिलस कण के कारण माइसिलस के कारण होता है, या माइसिलस कण के कारण होता है। माइसिलस आंत की भीतरी परत श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। यह मोनोसैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड जो कि ग्लिसरॉल है तथा वसीय अम्ल आंत की आंतरिक परत के कोशिकाओं द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं। पित्त लवण बाहर रहकर वसा को माइसिलस में बदलते रहते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं में ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तीनों मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स लाइपोप्रोटीन तथा काइमोमाइक्रॉन्स में बदल जाते हैं, जिनका अभिशोषण लसिका नलियों द्वारा होता है। यह लसिका नली इसका अभिशोषण कर रक्त नलिकाओं में पहुंचाई जाती है। वसा में जो ग्लिसरॉल वाला भाग होता है, वह पृष्ठ शिरा द्वारा यकृत में पहुंचाया जाता है तथा वसीय अम्ल रक्त की प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पृष्ठ शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है। ये तो हुआ इसका एब्जॉर्प्शन वसा का, यानी वसा का और डाइजेशन कैसे होता है, अभिशोषण कैसे होता है। अब बात करेंगे हम वसा का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसका चयापचय कैसे होता है। अवशोषित वसा काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से जानी जाती है। इस वसा का मेटाबॉलिज्म निम्न पदों में होता है। पहला पद हम लेते हैं इसमें, काइलोमाइक्रॉन्स की कुछ मात्रा वसा उत्कों द्वारा ली जाती है, जहां इसका रूपांतर ट्राइग्लिसराइड में होता है।
और यह वसीय ऊतकों में जमा हो जाती है और शरीर को ऊर्जा आवश्यकता होने पर यह पुनः ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदलकर शरीर को ऊर्जा देती है। यह रासायनिक परिवर्तनों के कारण ऊर्जा देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है। कुछ जटिल रासायनिक क्रियाओं द्वारा काइलोमाइक्रोन्स का कुछ भाग ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अनावश्यक एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। कुछ भाग कोशिका निर्माण में सहायक होते हैं। आवश्यकता से अधिक वसीय अम्ल कोलेस्ट्रॉल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यकृत में कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण के पश्चात यह पित्त लवण में बदल जाता है। अत्यधिक उपवास की दशा में जब कार्बोज नहीं मिल पाता है, तब वसा टूटकर शरीर से निकलकर हमें ऊर्जा देने का काम करती है। इस क्रिया में वसा के मेटाबॉलिज्म की जो गति होती है वो बहुत फास्ट होती है और एक विशेष प्रकार के अम्लीय पदार्थों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिन्हें कीटोन्स कहा जाता है। कीटोन की मात्रा जब रक्त में अधिक बढ़ जाती है, तब कीटोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को मूर्छा या बेहोशी आने लगती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 15 से 250 mg/100 ml होनी चाहिए। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो हुआ हमारा पहली चीज़ हुई कि फैट का डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं विभिन्न भोज्य पदार्थों में वसा की मात्रा। सब भोज्य पदार्थों में फैट की क्वांटिटी अलग अलग होती है, चाहे वो अपन बात करें सीरियल्स की, चाहे पल्सेस की, चाहे अपन ऑयल सीड्स की, चाहे अपन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, सभी में फैट की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। घी जो होता है उसमें 100 ग्राम प्रोटीन होता है, मक्खन में 81 ग्राम होता है, वनस्पति घी तेल में 100 ग्राम होता है और सोयाबीन में 20 ग्राम होता है। दूध की बात करते हैं, दूध में सबका जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, सब में अलग अलग होता है। भैंस के दूध में 8.8 ग्राम होता है, गाय के दूध में 3.6 ग्राम होता है, बकरी के दूध में 5.7 ग्राम प्रोटीन होता है और माँ के दूध में 3.9 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं मांस की। मांस में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है, लीवर में 3 ग्राम होता है, मछली में 3.2 ग्राम होता है, अंडे में 13.3 ग्राम होता है, मूंगफली में 14 ग्राम होता है, नारियल में 41 ग्राम होता है, बादाम में 59 ग्राम होता है, काजू में 46 होता है, तिल में 43.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आज हमारा जो होता है फैट कंप्लीट होता है। एक बार हम इसकी आउटलाइन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फैट वसा क्या होता है हमने सबसे पहले पढ़ा, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, फिर वसीय अम्ल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स में हमने पढ़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलते हैं हम संतृप्त वसीय अम्ल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त जो वसीय अम्ल है ब्यूटारिक अम्ल आता है, कैप्रिलिक अम्ल आता है, पामेटिक अम्ल आता है, स्टेरिक अम्ल आता है और ये 4 आते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल के अंदर 5 आते हैं, ऑलिक अम्ल, पाल्मिटोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, इलियोस्टेरिक अम्ल और एराकिडोनिक अम्ल, ये होते हैं। फिर बात करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स की। एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता और हमें बाहर से इनको लेना पड़ता है। इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एसेंशियल वसीय अम्ल। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिपिड्स का वर्गीकरण क्या होता है। लिपिड्स भी 2-3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड यानी सरल लिपिड, कंपाउंड लिपिड यानी यौगिक लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड मतलब व्युत्पादित लिपिड। सिंपल लिपिड्स में आते हैं वसा या तेल और वैक्स। डिराइव्ड लिपिड्स में आते हैं फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। ये आते हैं 4 कंपाउंड लिपिड या यौगिक लिपिड में। फिर आता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में स्टीरॉल, आर्केस्टीरॉल और कोलेस्ट्रॉल आते हैं। स्टीरॉल आते हैं, स्टीरॉल 2 तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और आर्केस्टीरॉल। इसके बाद हमने बात करी वसा और तेलों की प्राप्ति के सोर्सेस, हमें कहाँ कहाँ से वसा व तेल मिलते हैं।
उसके बाद हमने बात करी वसा के कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने पढ़ा वसा की कमी का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और वसा की अधिकता से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने फैट की हमें डेली कितने रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है उसकी बात करी। उसके बाद हमने वसा का पाचन, अभिशोषण और मेटाबॉलिज्म चयापचय पढ़ा। ये आज हमारा फैट वाला टॉपिक है या वसा का टॉपिक है जो समाप्त होता है। और इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगी। लगातार सभी जो क्लास ली उसमें मैंने आपको पीडीएफ डाला है। लास्ट जो आज पढ़ा है उसका पीडीएफ मैं आपको आज ही डाल दूंगी और असाइनमेंट डाल दूंगी। धन्यवाद।